अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीज़ादा नियर वाशिंगटन। यहाँ अमेरिका में अभी 26 जून 2025 और जुमेरात के दिन की रात है, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान बरसगीर में मशरक़ी वस्ता में नॉर्थ अफ्रीका में अब 27 जून 2025 की मॉर्निंग और हम जुमे की मॉर्निंग इस वक्त है। ये जो वक्त है इसकी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस है इस तारीख़ की। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि 24 जून को, अब से 3 दिन पहले 24 जून 2025 को अमेरिका का जो फ़ॉरेन पॉलिसी का एक इंतहाई इन्फ्लुएंशियल जरीदा है फॉरेन अफेयर्स, उसमें एक आर्टिकल छपा जिसका उन्वान था हाउ टू सर्वाइव न्यूक्लियर एज। उसमें थोड़ा सा जिक्र जो है वो पाकिस्तान का भी था कि अमेरिकन इंटेलिजेंस ने ये कंक्लूड किया है कि पाकिस्तान ऐसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहा है जो अमेरिका तक हिट कर सकते हैं, और अगर ऐसा है तो अमेरिकन पॉलिसी के तहत पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर एडवर्सरी के तौर पे ट्रीट किया जा सकता है। मैंने उस वक्त ये पीस पढ़ा था, चूँकि मैं फॉरेन अफेयर्स को सब्सक्राइब करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा इसकी कोई इतनी खास सिग्निफिकेंस नहीं है, और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों मुझे महसूस हुआ कि इसकी सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन गुज़िश्ता 3 दिनों में हिंदुस्तान के अखबारात ने दर्जन से ज़्यादा, बल्कि शायद ही कोई बड़ा हिंदुस्तान का अखबार और जरीदा ऐसा हो जिसने इस स्टोरी को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डेवलप नहीं किया। सैकड़ों ट्विटर हैंडल ऐसे हैं जिन पे इसके हवाले से बहस हो रही है। उसमें कुछ पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल भी हैं जो इसमें तौर पे जवाबी तौर पे अपना एक नैरेटिव जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं। ये मामला है क्या, ये कहाँ से आ रहा है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसके हवाले से मैं एक एनालिसिस आपके सामने रखूँगा, खासा इन्फॉर्म किस्म का। फिर दूसरा इशू हमारे सामने ये भी है कि अमेरिका के अंदर ईरान और इसराइल की जंग के हवाले से मुसलसल जो है एक रिविज़न हो रही है कि इस जंग का नतीजा जो है वो क्या निकला है, ईरान के लिए क्या निकला है, इसराइल के लिए क्या निकला है, और ख़ुद इसराइल और अमेरिका का जो रिलेशनशिप है उस पर इसके किस किस्म के असरात जो है वो मुरतब हो सकते हैं। और तीसरी सूरत हाल वो है पाकिस्तान की, जहाँ हम देखते हैं कि जुमेरात के दिन जो ख़त्म हुआ वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर भी थे, इमरान खान की बहनों के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे, जहाँ उनको तवक्को ये थी कि जो अलकादर यूनिवर्सिटी का केस है उसमें या तो समाअत शुरू हो जाएगी या उसकी एक हेयरिंग की तारीख जो है वो मिलेगी। बहुत कोशिश की गई कि हेयरिंग की तारीख मिले, लेकिन नहीं मिली, और उस हवाले से फिर इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान जो हैं उन्होंने प्रेस टॉक जो की उसमें क्या उन्होंने कहा और उसकी सिग्निफिकेंस जो है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अतबार से इस स्टेज के ऊपर क्या बनती है। ज़ाहिर है इनसे इन तमाम इशूज़ से नथी बहुत से और भी इशूज़ हमारे सामने आ जाते हैं। लेकिन सबसे पहले इन तमाम चीज़ों की तरफ चलने से पहले मैं आपको रिमाइंड करवाऊंगा, अगर अभी तक आपने ये चैनल ज्वाइन नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, इसका जो बेल आइकन है, इसके जो ऑल नोटिफिकेशंस और यूट्यूब हैं उन्हें आप खोलें, और उसके अलावा मैंने एक व्हाट्सएप चैनल जो कायम किया है आप लोगों से एक डायरेक्ट रब्ता रखने के लिए, उसको सब्सक्राइब करें। उसका लिंक मैं आपको पिन ट्वीट में भी देखाता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी देता हूँ, कभी कभी उसके मैं एंड नोट्स वगैरह के अंदर भी स्क्रीन्स में भी दे देता हूँ। लेकिन अब चलें सबसे पहले, इट रियली हेल्प्स इन रीचिंग आउट यू। सबसे पहले हम चलें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, न्यूक्लियर एज, ये मामला है क्या। देखिए, अब तक कोई ही हिंदुस्तान का बड़ा अखबार ऐसा नहीं है जिसने इसको डिस्कस ना किया हो। सोशल मीडिया के ऊपर हेडलाइंस उनकी मुसलसल इस हवाले से हैं, और सैकड़ों, जैसे मैंने कहा कि ट्विटर हैंडल्स भी इसको डिस्कस कर रहे हैं, और वो बेसिकली इशारा ये है, कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान का एक ऐसा सीक्रेट प्रोग्राम है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का, जिसके तहत पाकिस्तान एक ऐसे सोफिस्टिकेटेड मिसाइल्स भी डेवलप कर रहा है जो अमेरिका तक मार कर सकते हैं, और अमेरिका की इंटेलिजेंस ने कंक्लूड किया है कि बहुत ख़तरनाक है, और पाकिस्तान जो है उसको एक एडवर्सरी जो है वो डिक्लेयर किया जा सकता है। इस डिस्कशन में पाकिस्तान आर्मी का एक बड़ा इन्फॉर्म किस्म का ट्विटर हैंडल है, आपको उसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। इनफैक्ट जब मैंने पहली दफ़ा उसको फॉलो करने का कहा था तो उसको मेरा ख्याल उस वक्त कुछ 15 ईरान इसराइल की जंग के दरम्यान में मैंने इस ट्विटर हैंडल को देखा, थॉमस कीथ के नाम से। ज़ाहिर नाम अंग्रेज़ी है लेकिन ये टोटल पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी मिलिट्री का है, और इसको मेरे ख्याल 15-16 हज़ार उस वक्त लोग फॉलो करते थे, अब अंदाज़न 40,000 लोग जो हैं इसको फॉलो करते हैं। इसके ऊपर बड़ा ऑब्जेक्टिव एनालिसिस आपको मिलता है, और इसके ऊपर आपको इस हवाले से भी कमेंट मिलेंगे जहां ये जो स्टोरी है फॉरेन अफेयर्स की और हिंदुस्तान के अखबार जो कुछ लिख रहे हैं, इसके जवाब में एक पाकिस्तान का सरकारी या स्टेट का मौक़िफ़ भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। मैं उसको दोहराता नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ आप उसको वहाँ जाके देखें कि वहाँ क्या बताने की कोशिश की गई है। लेकिन ये सारी की सारी कहानी क्या है, ये मामला कहाँ से आ रहा है, ये है क्या मामला। देखिए, सबसे पहले देखें कि फॉरेन अफेयर्स क्या चीज़ है। फॉरेन अफेयर्स अमेरिका का, बल्कि दुनिया का फॉरेन पॉलिसी के अतबार से, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के अतबार से, नॉट डैट कि ये पूरी दुनिया की फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, ये रूस की फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ये चीन की फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ये ईरान की, पाकिस्तान की, हिंदुस्तान की नहीं है। अमेरिका की जो फॉरेन अफेयर्स और फॉरेन पॉलिसी है उसके अतबार से ये सबसे इन्फ्लुएंशियल जर्नल है,
और एक इदारा और थिंक टैंक है काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, जो प्रिंसिपली तौर पे न्यूयॉर्क में लोकेटेड है, लेकिन उसकी ब्रांच वाशिंगटन डीसी में भी है, उसकी ब्रांचेस दुनिया भर में पाई जाती हैं। तो काउंसिल फॉरेन रिलेशन के जरिए फॉरेन अफेयर्स ने एक और इसमें आर्टिकल्स जो हैं वो दो किस्म के आर्टिकल्स होते हैं। एक वो जो फॉरेन अफेयर्स की अपनी एडिटोरियल बोर्ड या एडिटोरियल टीम जो है वो रिक्वेजिशन करती है, रिक्वेस्ट करती है। दूसरे वो हैं अक्सर जो इसमें आर्टिकल छपते हैं वो हैं जो मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स और मुख्तलिफ एकेडमिक्स फॉरेन अफेयर्स की एडिटोरियल टीम को पिच करते हैं, यानी उसके सामने रखते हैं कि हम इसमें लिखना चाहते हैं, वो उनको परमिशन देते हैं कि आप इसमें लिखें। और यूजली तौर पे इसमें ना सिर्फ एक्सपर्ट्स और एकेडमिक्स लिखते हैं, इसमें वो लोग लिखते हैं जो किसी न किसी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, प्रेसिडेंशियल टीम के साथ काम कर चुके होते हैं। इसे अमेरिका की पॉलिसी में रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी कहा जाता है, यानी लोग जब निकलते हैं वापस यूनिवर्सिटीज़ में आ जाते हैं, यूनिवर्सिटी से गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाते हैं, फिर थिंक टैंक्स में आ जाते हैं, फिर गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाते हैं। इसको एक रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी कहा जाता है। तो इस किस्म के लोग यहाँ पे लिखते हैं। आर्टिकल का उन्वान था हाउ टू सर्वाइव न्यूक्लियर एज। ये छपा है 24 जून 2025 को। ये एक बहुत ही डिटेल्ड आर्टिकल है, लाइन बाय लाइन मैंने इसको पढ़ा है। इसको पढ़ने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए फॉरेन अफेयर्स की। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो 4 दिन की जंग हुई है, जो ख़त्म हुई है 10 मई 2025 को, ये उसके बाद लिखा गया है, यानी ये बहुत जल्दी लिखा गया। यानी छपा है 24 जून को। यूली कई दफ़ा 1-1.5 महीना पहले से लिखे हुए पीसेस होते हैं, लेकिन इसराइल ईरान की जंग होने से पहले, यानी 13 जून से पहले ये लिखा गया है और 24 जून को ये पब्लिश हो गया है, क्योंकि इसके अंदर ऐसी इंडिकेशन है कि ईरान किस किस्म का चैलेंज प्रेजेंट करता है। ईरान इसराइल के लिए, अमेरिका के लिए चैलेंज है। तो लिखने वालों को पता नहीं है कि जंग है, उनका ख्याल है कि इसमें टेंशन्स हो सकती हैं। अब ये लिखा किसने? ये 2 हिंदुस्तानी ओरिजिन एकेडमिक्स हैं। एक हैं विपिन नरंग और दूसरे हैं पराने वादी। ये कौन लोग हैं? विपिन नरंग एंड अंकित पांडा भी इनका नाम है, या पराने वादी भी इनका नाम है। अच्छा, अब विपिन नरंग जो हैं ये प्रोफेसर हैं न्यूक्लियर सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल साइंस के। कहाँ पे? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT में, बहुत प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन है। और वहाँ पर जो उनका सेंटर फॉर न्यूक्लियर सिक्योरिटी पॉलिसी है MIT का, उससे ये वाबस्ता है। लेकिन इतना ही नहीं है, मैं समझता हूँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 2022 से लेकर 2024 के 2 बरस हैं, उसमें बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की टर्म में, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की जो प्रेसिडेंसी थी, उसकी जो टीम थी, उसमें प्रोफेसर विपिन नरंग जो हैं वो प्रिंसिपल डिप्टी और उसके बाद असिस्टेंट सेक्रेटरी डिफेंस रहे हैं स्पेस पॉलिसी के, यानी अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी डिफेंस रहे हैं स्पेस पॉलिसी के मैटर्स में। और पराने वादी जो हैं वो एक सीनियर न्यूक्लियर फेलो हैं जिन वाबस्ता हैं सेंटर फॉर न्यूक्लियर सिक्योरिटी पॉलिसी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी MIT में। और ये भी 2022 और 2024 के दरमियान में, जब बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन आउटगोइंग थी, उसमें सीनियर डायरेक्टर रहे हैं आर्म्स कंट्रोल एंड नॉन प्रोलिफरेशन एट द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, यानी डिसआर्मामेंट, यानी आर्म्स कंट्रोल, डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन में कि ये रहे हैं सीनियर डायरेक्टर एंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। यानी दोनों के बारे में आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ एकेडमिक या एक्सपर्ट ये नहीं है, ये दोनों जो हैं ये गवर्नमेंट के इंसाइडर हैं। और हाल ही में 2 बरस इन्होंने बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इन्होंने अमेरिका की हुकूमत के अंदर इन्होंने काम किया, तो आप इनको इंसाइडर कह सकते हैं। ये जो आर्टिकल इनका है फॉरेन अफेयर्स का, हाउ टू सर्वाइव द न्यूक्लियर एज, इसका प्रिंसिपल फोकस चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया पे है। अगर इसको बिल्कुल ही प्रिंसिपल कर दें, चूँकि मैंने इसको लाइन बाय लाइन पढ़ा है, सेकंड टाइम मैंने इसको पढ़ा है अब ये वीलॉग करने से पहले, तो इसका मेन हदफ जो है वो चीन की न्यूक्लियर पॉलिसी है। और ये आर्टिकल हमें ये बताता है कि किस तरह से चीन का जो नया न्यूक्लियर पैराडाइम है, जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग आने के बाद बना है, वो अमेरिका के लिए चीन का ये पोस्चर जो है वो ख़तरनाक है। इसमें जितनी इन्फॉर्मेशन है चीन के हवाले से, रूस के हवाले से, नॉर्थ कोरिया के हवाले से, ये सारी की सारी अगर 100% नहीं तो मैं समझता हूँ 95%, 96 या 99% जो है वो ओपन सोर्स इन्फॉर्मेशन है, जिसको अगर आप गूगल के ऊपर जाएंगे या डिफरेंट तो आपको बड़ी आसानी से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फॉर इंस्टेंस ये है कि चीन के 2019 में चीन का न्यूक्लियर पोस्चर इतना एग्रेसिव नहीं था। चीन के पास 300 के करीब न्यूक्लियर डिवाइसेस थी। चीन को बहुत बड़ा थ्रेट कंसीव नहीं करता था, लेकिन प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की पॉलिसी के तहत चीन ने अपनी न्यूक्लियर डिवाइसेस एसेट्स में और स्टॉक पाइल में बहुत तेज़ी से इजाफा किया। इस वक्त 2025 में चीन के पास अंदाज़न 600 से ज़्यादा न्यूक्लियर डिवाइसेस हैं, ये डबल हो चुकी हैं। और जिस स्पीड पे ये जा रहे हैं, 2030 तक उनके पास 1000 से ज़्यादा न्यूक्लियर डिवाइसेस होंगी। 2035 तक उनके पास 1500 न्यूक्लियर डिवाइसेस या न्यूक्लियर वेपन सिस्टम उनके पास एग्जिस्ट करते होंगे। वो ये मज़ीद कहते हैं, और ये सब चीज़ें आपको गूगल से मिल जाएंगी कि छप रहा है अमेरिका के अखबारों में, आपको मुख्तलिफ जगहों पे मिल जाएगा आपको, कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो हैं उनका पोस्चर इतना एग्रेसिव है कि ना सिर्फ चाइनीज़ अपनी न्यूक्लियर सबमरीन के अंदर के ऊपर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स प्लेस कर रहे हैं, कैपेसिटी रख रहे हैं,
और बल्कि ये है कि वो बेतहाशा चीन के अंदर, चीन का बहुत बड़ा लैंड मास है और वहाँ पर सैकड़ों साइलोज़ के अंदर छुपाए गए हैं न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स, और अमेरिका को ठीक तरह से पता नहीं है कि कहाँ कहाँ चीन के ये मिसाइल्स जो एग्जिस्ट करते हैं, यानी उनको टारगेट करना भी आसान नहीं है। फिर वो साथ ही ये कहते हैं कि अमेरिका के लिए जो रिस्क हैं वो बहुत बढ़ गए हैं, बिकॉज रशिया ने भी 2022 में जब यूक्रेन के साथ उसकी जंग कोई माना खेज डायरेक्शन में नहीं थी, रशियंस को लग रहा था कि वो एक मुश्किल में हैं, तो उस वक्त उन्होंने रिपीटेडली एक से ज़्यादा दफ़ा न्यूक्लियर थ्रेट का उन्होंने इजहार किया या थ्रेटन किया उन्होंने यूक्रेन में कि हम लो यील्ड जो न्यूक्लियर डिवाइसेस हैं, जिसको टैक्टिकल डिवाइसेस कहते हैं, वो हम यूक्रेन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके नतीजे में वैसे तो वेस्ट ब्रोबीट नहीं हुआ, लेकिन रशिया के इस न्यूक्लियर पोस्चर के नतीजे में अमेरिका और वेस्ट और यूरोप जो है वो ब्लैकमेल हुए और उन्होंने उस तरह से यूक्रेन की मदद नहीं की। वैसे ये पता नहीं कैसे कहते हैं, बिकॉज मेरा ख्याल है हर तरह से की मदद नहीं की जिस तरह से उनको अदरवाइज़ करनी चाहिए थी, बिकॉज वो रशिया के हाथ में ब्लैकमेल हो गए। और अब ख़तरा ये है कि एक ट्राइएड डेवलप कर रहा है रूस के दरमियान, चीन के दरमियान, नॉर्थ कोरिया के दरमियान, और ये जो ट्रायंगुलर रिलेशनशिप है इन तीनों के दरमियान, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन का, डिफेंस कोऑपरेशन का, इसमें अमेरिका ब्लैकमेल हो सकता है। आर्टिकल बुनियादी तौर पे कहता है कि अमेरिका को अपनी न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको रिन्यू करने की ज़रूरत है, और अमेरिका 2008, 9, 10 तक अमेरिका और रूस के दरमियान ऐसा रिलेशनशिप डेवलप कर चुका था न्यूक्लियर पोस्चर के हवाले से कि इसकी अहमियत बड़ी कम हो चुकी भी थी। उसमें वो एग्जांपल ये भी देते हैं कि ओबामा की जब प्रेसिडेंट बने 2009 में, तो उस वक्त तक जो बड़े हॉक थे, जैसे हेनरी किसिंजर जिनकी डेथ हो चुकी है, जॉर्ज शुल्ट्ज़ और भी बहुत से जो फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रहे हैं या सेक्रेटरी स्टेट रहे हैं जो हॉकिश थे, वो भी कहते थे कि हमें न्यूक्लियर वेपन्स में कमी कर देनी चाहिए, अब हम इस एज से आगे आ चुके हैं और बहुत सी डिवाइसेस आ चुकी हैं, ताल्लुकात इस किस्म के हैं कि इसका ख़तरा नहीं। लेकिन अब वो एज ख़त्म हो गई है और एक बार फिर अमेरिका के लिए जो न्यूक्लियर थ्रेट्स हैं, अमेरिका के लिए, वेस्ट के लिए ख़ास करके, उनका कहना ये है कि तकरीबन 34 ममालिक ऐसे हैं अमेरिका के एलाइज़, यूरोप के और वेस्टर्न वर्ल्ड के, जिन सब की प्रोटेक्शन जो है वो अमेरिका की ज़िम्मेदारी है। इसलिए अमेरिका को अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को रिन्यू करने की ज़रूरत है। अभी मैं चंद और कमेंट्स भी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के करता हूँ। इस सारी डिस्कशन के अंदर पाकिस्तान कहीं फिट नहीं होता। ये पूरी डिस्कशन जो है वो चीन के, रूस के, नॉर्थ कोरिया के कॉन्टेक्स्ट में है, अमेरिका और उनके कॉन्टेक्स्ट में। ऑल ऑफ सडनली एक सिंगल पैराग्राफ 6-7 लाइनों का, जिसको आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कह सकते हैं, उसमें पाकिस्तान का जिक्र हो जाता है। सिर्फ एक पैराग्राफ, ये पैराग्राफ शुरू इस तरह से होता है अचानक। ये पैराग्राफ कहता है कि येट अनदर थ्रेट कम्स फ्रॉम पाकिस्तान, येट अनदर थ्रेट कम्स फ्रॉम पाकिस्तान, यानी बाकी सारी थ्रेट्स तो हैं ही हैं, रूस से है, चीन से है, नॉर्थ कोरिया से, लेकिन एक एडिशनल थ्रेट जो है वो पाकिस्तान से भी आ रही है। और उसकी दूसरी लाइन ये कहती है कि यूनाइटेड स्टेट्स इंटेलिजेंस ने कंक्लूड किया है, यूएस इंटेलिजेंस हैज़ कंक्लूडेड दैट पाकिस्तान इज़ डेवलपिंग इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो साउथ एशिया से बाहर निकल के अमेरिका तक मार कर सकते हैं। फिर ये आर्टिकल ये भी कहता है, दोनों प्रोफेसर जो इंडियन ओरिजिन के हैं, विपिन गौरंग और वादिया, वो ये पर भी कहते हैं कि पाकिस्तान की जो फॉर्मल ऑफिशियल पोजीशन है कि हमारा सारा का सारा न्यूक्लियर पोस्चर जो है वो इंडिया सेंट्रिक है, हमारे सारे मिसाइल्स जो हैं वो इंडिया के हवाले से हैं। लेकिन ये शायद पाकिस्तान इसलिए बना रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका को ये वार्न करना चाहता है कि अगर अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर अगर कोई प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेगा उसके न्यूक्लियर एसेट्स को तबाह करने के लिए, तो पाकिस्तान के पास उसका काउंटर जो है वो एग्जिस्ट करता है। ये दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पाकिस्तान के जहन में खौफ है कि इंडिया पाकिस्तान की एक जंग के दरमियान में अगर न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल हों तो अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन्स को काबू कर सकता है, और उस ख़तरे के पेश नज़र पाकिस्तान जो है वो इंटरकॉन्टिनेंटल ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप कर रहा है जो अमेरिका को हिट कर सकते हैं। अब ये खासी बड़ी एक ऐसी चीज़ है, और ये वो चीज़ है इस फॉरेन अफेयर्स के आर्टिकल में जिसके ऊपर फिर हिंदुस्तान के पूरे मीडिया ने पिछले 3 दिन से बेतहाशा स्टोरीज डेवलप की हैं, और मैंने इसका शुरू में इग्नोर कर दिया था। मैंने इसको 24-25 ही को देख लिया था, लेकिन मैंने इसको इग्नोर किया, मुझे उस वक्त अंदाज़ा नहीं था कि इस पर इतनी खप पड़ेगी। लेकिन अभी बहुत से लोग व्हाट्सएप के ऊपर, बहुत से पाकिस्तानी अमेरिकन, बहुत से और लोग मुझे जो है मसलसल भेज रहे हैं कि भाई आपको पता है कि इस तरह की चीज़ हो गई है, इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। मैंने बहुत से लोगों से बल्कि प्रॉमिस भी किया, अभी एक डॉक्टर साहब से मैंने कहा मैं इसके ऊपर एक डिटेल जो है वो कमेंट करूँगा। तो अब ये इसमें नोट कर लें कि पाकिस्तान के जो ज़्यादातर हम जिनका सिस्टम सुनते हैं, वेपन सिस्टम का, शाहीन मिसाइल्स का, शाहीन थर्ड वगैरह का, उनकी जो रीच बताई जाती है वो 2700 किलोमीटर से लेकर